अब हम इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कुछ बड़ी खबरों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और जो आज हम चर्चा करने वाले हैं उसमें खास तौर पर सबसे पहले बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो समिति बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उसकी बैठक, पहली आधिकारिक बैठक, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देकर सनातन के खिलाफ ये जो हेट स्पीच है, इसका कुछ और कांग्रेस नेताओं ने समर्थन कर दिया है। इस पर आज खास चर्चा होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि कर्नाटक के कृषि मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसे आप शर्मनाक भी कहेंगे तो कम होगी। उनका कहना है कि हमने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है, उसी राशि को लेने के लिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बताइए, ऐसे बयान है उनके। और इसके बाद हम बात करेंगे कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है, उनके मंत्री कह रहे हैं, वित्त मंत्री, कि हो जाएगा गठबंधन, लेकिन कांग्रेस लगातार नकार रही है। इन सभी मुद्दों पर होगी चर्चा, करेंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को लेकर आशाओं से भरे हैं विश्व के नेता। वेबसाइट मनी कंट्रोल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, दुनिया को देने के लिए भारत के पास है बहुत कुछ। भारत में हो रहा है रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश। भारत की प्रगति में है विश्व की प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर रवानगी आज। जकार्ता में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। सम्मेलनों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व मंच पर पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को सराहा। कहा, अलग दुनिया में अलग अंदाज से आगे बढ़ रहा है भारत। एएनआई को दिए गए साक्षात्कार में बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का किया जिक्र। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति की पहली बैठक आज। समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हो रही है पहली आधिकारिक बैठक। केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय समिति का किया था गठन। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम। साथ ही स्टालिन के समर्थन में कांग्रेस के कई कद्दावर मंत्री भी कूदे। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस बताते हुए उसे खत्म करने की कही थी बात। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर उहापोह की स्थिति बरकरार। आप नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कुछ ही दिन पहले की थी गठबंधन होने की घोषणा, लेकिन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने ऐसे किसी भी गठबंधन का किया है खुलकर विरोध। कर्नाटक सरकार के कृषि मंत्री शिवानंद पाटिल का शर्मनाक बयान। कहा, हमारी सरकार ने जब से मृतक आश्रितों का मुआवजा राशि बढ़ा दी है, तब से राज्य में किसानों की आत्महत्या की घटना बढ़ी है। मंत्री के बयान पर किसान संगठनों ने जताई आपत्ति। नई दिल्ली में आज भारत नाइजीरिया व्यापार सम्मेलन का आयोजन। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू सम्मेलन को कर रहे हैं संबोधित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद। और चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की प्रेस वार्ता। कहा, आयोग ने सभी हितधारकों के साथ विस्तार से की चर्चा। पारदर्शी और शांतिपूर्वक चुनाव का दिया आश्वासन। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बात सबसे पहले एजेंडे की, और आज का जो सबसे पहला एजेंडा है वो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति की पहली आधिकारिक बैठक को लेकर है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर बनी समिति की आज पहली आधिकारिक बैठक। तो इस पर कदम बढ़ा दिए गए हैं। समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हो रही है पहली आधिकारिक बैठक। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन पर 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
और जब गठन किया था तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक अधिसूचना भी जारी की थी। उस अधिसूचना में खास तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन पर बनाई गई समिति में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी नाम शामिल था 8 सदस्यीय समिति में। लेकिन बाद में अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यह भी अपने आप में एक रहस्य है कि क्यों इनकार किया था, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि अधिसूचना जारी होने से पहले अधीर रंजन चौधरी ने समिति का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दी थी, वो सहमत थे। हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा और इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पहले अधीर रंजन चौधरी सहमत थे तो बाद में किसके दबाव में मुकर गए? और साथ ही देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी सवाल बनता है कि उसे वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर दिक्कत क्या है। इसी की पड़ताल करेंगे। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज ये बैठक होनी थी, आधिकारिक बैठक, पहली आधिकारिक बैठक, क्या अपडेट है? क्या ये बैठक हो रही है? जी देखिए, ये बैठक शुरू हो रही है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर, जिसमें उम्मीद है कि जो प्रमुख सदस्य हैं जिनका ऐलान किया गया था, जब इस समिति के सदस्यों का ऐलान किया गया था, अब वो शामिल होंगे। हम जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही इनकार कर चुके हैं और उन्होंने अपने तर्क रखते हुए ये कहा कि वो इसकी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बैठक में 8 कुल सदस्य हैं, जिसमें संविधान विशेषज्ञ हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कानूनी विशेषज्ञ हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसके साथ ही साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक तरह से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इस बैठक का एजेंडा हम सब जानते हैं, एक देश एक चुनाव पर यह समिति बनाई गई है और अलग अलग उसमें उसके तहत जो अलग अलग पहलू हैं उन पर विचार किया जाएगा। पहली बैठक है, महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि संकेत मिल रहे हैं, जब ये बैठक का गठन किया गया था तब ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि यथाशीघ्र, यानी जितनी ही जल्दी हो सके ये समिति विचार करके विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि जो 4-5 प्रमुख बिंदु हैं जब इस समिति के गठन के समय जो अधिसूचना जारी की गई थी, उन पर विचार होगा कि कैसे एक देश एक चुनाव, मतलब लोकसभा और राज्यसभा माफ करें, लोकसभा और विधानसभा, राज्य के विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कैसे कराया जा सकता है, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। उसके लिए क्या क्या संविधान संशोधन होंगे, उन पर कैसे बढ़ा जाएगा, कैसे आगे सहमति हो सकती है, क्या क्या जरूरतें होंगी, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो फिर आगे उस पर कैसे क्या विकल्प होंगे, अगर विधानसभा भंग होती है तो क्या विकल्प होंगे, इन सब पहलुओं पर विस्तार से विचार होगा। इसके साथ लॉजिस्टिक कितना होगा, ईवीएम की कितनी जरूरत होगी, जो एक सिक्योरिटी के लिहाज से और लॉजिस्टिक के लिहाज से क्या क्या कुछ उपाय करने होंगे, कितने संसाधन जुटाने होंगे, तो इन सब पर सिलसिलेवार तरीके से ये समिति विचार करेगी। क्योंकि आज पहली बैठक है तो हो सकता है कि मोटा मोटा खाका इस पर तैयार किया जाए। एक सवाल जिसका जिक्र आपने भी किया, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अधीर रंजन चौधरी को लेकर सूत्रों का कहना है कि पहले तो उन्होंने सहमति दे दी थी अपनी सहमति कि हां होंगे इसका हिस्सा, लेकिन बाद में अपना नाम वापस ले लिया। शैलेंद्र, क्या लगता है, क्या पहले दादा ने अपनी सहमति दे दी लेकिन कहीं ना कहीं से दबाव आया जिसके बाद दादा ने अपना नाम वापस लिया? क्या चर्चा है इस बारे में शैलेंद्र? जी देखिए, मीडिया में चर्चा तो यही है, हालांकि अधीर रंजन चौधरी इस बात से इनकार करते हैं। उन्होंने सफाई भी दी थी कि उन्हें रात को इतने बजे फ़ोन आया था, एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ़ोन किया था, और बाद में हम जानते हैं कि जब कमेटी का नाम का औपचारिक ऐलान हुआ उसके कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो शामिल नहीं होंगे, इनकार करते हैं। चूँकि राज्यसभा के विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, इसलिए वो इसमें शामिल होने से इनकार करते हैं। और
और दूसरी बात उन्होंने कही कि दरअसल इस कमेटी का गठन इस तरह से किया गया, उसके ऐसे बिंदुओं को सामने रखते हुए जैसे लगता है कि पहले से ही एक मन बनाकर इस कमेटी का गठन किया गया है कि एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ा ही जाना है, तो इसलिए वो इस कमेटी में शामिल होने से इंकार करते हैं। हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने जब ये खबर आई थी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनेगी एक देश चुनाव पर, उसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि अभी तो एक पहल हुई है, अभी कल ये लागू नहीं हो रहा है, विचार होगा, आखिर घबराहट किस बात की है, चर्चा से डर किस बात का है, क्योंकि जब कोई पहल होती है तो उस पर बात होती है और कोई पहली बार नहीं, 1952 से 1967 तक हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ राज्यों के चुनाव होते थे, पहले ऐसा हो चुका है। फिर जब आज देश ज्यादा परिपक्व हुआ है, लोकतंत्र हमारा परिपक्व हुआ है, तो फिर उस तरफ विचार करने में हर्ज क्या है, क्यों उस पर जो पहल हुई उसका विरोध हो रहा है। तो ये एक सत्ता पक्ष की हम तरफ से हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, तमाम मंत्री इसकी वकालत कर रहे हैं, बीजेपी के नेता वकालत कर रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस ने अपने तर्क तो रखे ही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत के जरिए। यहीं से ये सवाल उठता है, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस जिसने दशकों तक इस देश पर शासन किया है, सत्ता में रही है वो, और बहुत सारे इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए हैं, कांग्रेस को किस बात को लेकर आपत्ति है, विचार तक क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि अधीर रंजन का नाम वापस लेना तो यहीं से जुड़ा हुआ है। शैलेंद्र जी, देखिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है कि वो एक देश एक चुनाव के पहल को लेकर जो भी चर्चा होगी उसमें वो सीधे तौर पर वो कहेगी कि ये उचित नहीं है और वो इसके साथ नहीं खड़ी है, ऐसा सरकार की और सत्ता पक्ष की मंशा पर सवाल उठाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, आप उन मुद्दों को रख सकते हैं कि आप क्यों असहमत हो रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्या कठिनाई आएगी। लेकिन जब एक कमेटी बनाई गई और उसमें आपके लोकसभा के नेता को शामिल किया गया तो पार्टी को खुद कहना चाहिए था कि वो जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है इस कमेटी में शामिल हुआ है उससे जाना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। आप विरोध कर सकते थे लेकिन आप कमेटी में ही शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा ही यही है कि अगर जो सरकार, मोदी सरकार जो पहल करती है, सत्ता पक्ष जो पहल करती है, आप पहले से ही मन बना लेते हैं कि उसका विरोध करना। हमने तमाम अन्य मुद्दों पर भी पहले देखा और ये तो इतना एक बड़ा मुद्दा है जिसमें देश हित जुड़ा हुआ है, जिसमें हम जानते हैं कि अरबों की बचत हो सकती है और लोकतंत्र के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से फैसला है। तो उसमें फिर आप इस तरह से रुख अपनाते हैं तो अपने आप में सवाल उठता है। जी बिल्कुल, ये सवाल उठता है और इस बीच में सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। समिति का गठन किया, आधिकारिक बैठक भी हो रही है आज। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था उस पर ऐसा लगता है कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेता समर्थन करने के लिए कूद रहे हैं। आखिर क्यों, इस पर करेंगे खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज ब्रेक के बाद हम जो खास चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आखिर उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को कांग्रेस इतना ज्यादा समर्थन क्यों दे रही है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है। साथ ही स्टालिन के समर्थन में कांग्रेस के कई कद्दावर मंत्री भी कूद पड़े। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस बता चुके हैं और उसे खत्म करने की बात भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्टालिन के बयान के समर्थन में पहले तो कार्ति चिदंबरम उतरे और फिर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे जो मल्लिकार्जुन खरगे के सुपुत्र हैं वो भी कूद पड़े। और अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी कह डाला सभी धर्मों के बारे में इतिहास है कि वो कब पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म किसने लाया ये तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी परमेश्वर, उनके नाम में देखिए ईश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन ईश्वर का इतिहास वो वामपंथी इतिहास में ढूंढ रहे हैं। जो वामपंथी बता रहे हैं उसी हिसाब से ढूंढ रहे हैं। बीजेपी इस बीच कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत बेची जा रही है, नफरत की पुड़िया। लेकिन कांग्रेस पार्टी
सनातन विरोधी बयानों को अभिव्यक्ति की आजादी मानती है, तो फिर हेट स्पीच क्या है, ये सवाल उठता है। इस बीच देश की 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान को हेट स्पीच मानकर स्वतः संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह पत्र लिखा गया है और इनमें कई पूर्व जजों ने भी स्टालिन के बयान को हिंदू भावना के खिलाफ हेट स्पीच माना है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो भारत में ही कुछ लोग सनातन धर्म पर विवाद खड़ा करते हैं और कुछ पार्टियां पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं, लेकिन अमेरिका 7 समंदर पार, वहां पर तो सनातन धर्म दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने का ऐलान हुआ और उससे दुनिया चौंक गई। भारत में तुष्टीकरण की सियासत में हिंदू धर्म को गाली दिया जाता है, लेकिन दुनिया इसे मानवता और ज्ञान परंपरा का ध्वजवाहक मानती है। सनातन को, जिस धर्म का उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श होता है, उसे संकीर्ण दायरे में देखना सिर्फ सियासत ही तो हो सकती है, और क्या हो सकता है इसमें। भारत की सेक्युलर राजनीति में सनातन पर हमला बड़ा सवाल है कि आखिर कुछ लोग ऐसा किस मकसद से कर रहे हैं। और कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वरन ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। विश्व के इतिहास में अनेक धर्मों का उदय हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, ये आज भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश में विदेश से आए। दुनिया के सभी धर्मों का सारांश मानव जाति का कल्याण करना है। और बीजेपी के नेता सी.एन. नारायण ने क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा है, आइए सुनते हैं। See, I want to make it very clear. They are under the influence of leftists. They want to destroy this culture, tradition of our country, of Bharat. So his name is only Parameshwar, then he should change his name also. I think then he should realize this kind of arrogance is not good for him. He's a learned person. Insulting our dharma. Let him talk about any other dharma if he has got any guts, his clarity. Let him speak about other dharma. Let him not insult our dharma. If he's not happy, let him quit this dharma and be aware who is stopping him. Let him change his name also. Let him take some other name. तो बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसी पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में सिद्धार्थ यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ। और विजय कौशिक जी जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी आपसे। आखिर क्या हो गया है देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसने लंबे समय तक देश पर राज किया, विनोद जी, महात्मा गांधी की परंपरा को जो क्लेम करती है, महात्मा गांधी की सनातन परंपरा को, उस पार्टी को क्या हो गया? एक के बाद एक नेता और मंत्री कूद रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान के समर्थन में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से। लाल जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये सनातन को लेके हेट स्पीच क्यों नहीं बनता है। आप अभी इस देश में देखिए कि हजारों ऐसे लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हेट स्पीच के केसेस पड़े हुए हैं जी। लेकिन जब कभी सनातन पर इस तरह की भद्दी प्रतिक्रिया और जिस तरह से भद्दी टिप्पणी आती है, उसके बाद ऐसा ये हेट स्पीच में नहीं माना जाता। ये ऐसा कांग्रेस का मानना है। आप परसों में देख लीजिए कि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन इसका ये आया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में अगर वो क्या बयान दे रहे हैं दयानिधि मारन, ये उनका मामला है, तभी ये लगा था कि कांग्रेस ने इसके बहुत हल्के में लिया है। शायद उसने इस बात को गंभीरता से नहीं देखा कि एक पार्टी के बड़े नेता, एक चीफ मिनिस्टर का बेटा, एक पार्टी के संस्थापक के परिवार से, और एक खुद मिनिस्टर का ये उदयनिधि मारन, और ये कह रहे हैं कि ये डेंगू, मलेरिया और वायरस जैसी बीमारी है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए सनातन धर्म के बारे में।
तो अगर ये भी अभिव्यक्ति है तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको सनातन के बारे में क्या अपना एक दृष्टिकोण है। इसी बात को लेके 262 से ज़्यादा बड़ी हस्तियों ने जो कल सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है, जिसमें कई फॉर्मर जजेस भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसको हेट स्पीच में लेके अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये रिएक्शंस काफ़ी आगे बढ़ती है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये देखिए कि जनमानस में इसका किस तरह से रिएक्शन होता है, गाँव से लेके शहर तक हर जगह में। तो ये किसी की आस्था के साथ में जब आप चोट करते हैं लाल जी, तो यहाँ इसलिए ये है कि ये कोई ब्लास्फेमी के मामले में नहीं आता। यहाँ इसलिए ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन नहीं होता किसी को सर कलम करने का। तो ये इस तरह के रिएक्शंस नहीं होते तो आप उसके आस्था में अगर कोई ब्लास्फेमी नहीं है, एक तर्क है, एक विवाद है, एक उसमें उसके वैचारिक अपना ये बना हुआ है इस सनातन परंपरा में, तो कई ऐसे धर्मों का, कई ऐसे स्कूल्स का यहाँ पे उदय हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे इन सारी परंपराओं में देखा कि कई तरह के ऐसे नास्तिक और आस्तिक ऐसे स्कूल्स बने और उसका भी सर्वाइव यही हुआ। जैन धर्म, ये जितने भी धर्म हैं। लेकिन ये परमेश्वरन जी जो मिनिस्टर है, परमेश्वर बड़ा कद्दावर मिनिस्टर है। इस बार अभी चीफ मिनिस्टर का भी नाम उनका आ रहा था, बाकी सिद्धारमैया की उसमें वो फंस गए थे, वो नहीं आए, तो गृह मंत्री बन गए जी। परमेश्वर का नाम परमेश्वर है और वो परमेश्वर ईश्वर पे सवाल पूछ रहे हैं कि ईश्वर कब पैदा लिया था। तो ये परमेश्वर जी को खुद अपने बारे में पूछना चाहिए कि उनके परिवार, उनके वंशजों ने जो ये ईश्वर का नाम का ये परंपरा बना के रखा है, तो आप उस पर डाउट कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आप ईश्वर कैसे बने, ईश्वर का नाम आपने कैसे लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इसमें ये है कि आखिर ये परमेश्वर क्यों कह रहे हैं। परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि ये सनातन ने, व्यवस्था ने इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी के तर्क के रूप में ये आज़ादी दी है। यहाँ हेट स्पीच में इसको नहीं रखा गया है। यहाँ इसके लिए कोई ब्लास्फेमी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें तो कांग्रेस पार्टी को समझनी चाहिए कि जब आप एक मोहब्बत की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के आज साल पूरे होने वाले हैं और इसी मोहब्बत की दुकान को लेके आप इतने प्रचारित किए हैं पूरे भारत में। 3500 किलोमीटर का दौरा करने का राहुल गांधी का ये रहा है जो वो बता रहे हैं मीडिया में। तो फिर कांग्रेस के सारे लीडर एक के बाद एक, चाहे प्रियंक खरगे हों या चिदम्बरम के बेटा कार्तिक चिदम्बरम एमपी हों, प्रियंक खरगे खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आज गृह मंत्री ये परमेश्वर हैं। तो अगर ये इस तरह कांग्रेस ने ये ऑन किया है इनके इसको, तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस ने एक तरह से उदयनिधि स्टालिन को एक तरह से इस बयान के लिए उकसाया था और इन सारे इंडिया गठबंधन के रूप में एक ये सोची समझी एजेंडा अभी एक पॉलिटिकल एजेंडा बनने जा रहा है। लाल जी, मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊं, लेकिन पहले सवाल उठ रहे हैं तो विजय जी के पास चलता हूं। और मैं जानता हूं विजय जी कई बार बिल्कुल सही दृष्टिकोण रखते हैं। मैं इस सवाल को लेकर विजय जी के पास जा रहा हूं। विजय जी, अगर अपने सनातन में ब्लास्फेमी नहीं है और सर तन से जुदा टाइप की चीजें नहीं है, तो कोई कुछ भी कहीं पर बोल देगा, सम्मेलन कर लेगा, बोल देगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक नेता और मंत्री उसका या तो सीधा समर्थन करेंगे या परोक्ष रूप से समर्थन करेंगे। विजय जी, क्या हो गया है कांग्रेस को? कि निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर कांग्रेस को सत्वरित एक्शन लेना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि इस देश पर जितने भी विदेशी हमलावर आए, उन्होंने हमला किया, तो उन्होंने हमारे धर्म पर भी हमला किया, सबसे सनातन वैदिक धर्म पर भी हमला किया, हमारे लोगों पर भी हमला किया। किसी ने हमें ईसाई बनाने की कोशिश की, किसी ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की, किसी ने हमें कुछ बनाने की कोशिश की। मतलब धर्म परिवर्तन इस देश पर कब्जे का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाने की कोशिश की। लेकिन वैदिक धर्म पर, सबसे सनातन वैदिक धर्म पर हमला करने वाले लोग खुद नष्ट हो गए, लेकिन आज तक हमारे देश के इस धर्म को, जो पूरी दुनिया में आज भी विभिन्न रूपों में रोशनी फैला रहा है, उसे नष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि सिख धर्म यहीं से चला, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म हैं ये सब यहीं से चले। और जो कर्नाटक में हमारे कांग्रेस के गृह मंत्री बकवास कर रहे हैं ना, कहे तो वो सही रहे सामाजिक लिहाज से कि जी हिंदू धर्म का नहीं पता। भाई पता कहाँ से होगा, क्योंकि धर्म को बनाया नहीं जा सकता। धर्म तो सृष्टि में पहले से मौजूद था। धर्म की खोज हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने की थी और उसके कुछ कुछ अंश चुरा कर ये तमाम तरह की धर्म के नाम पर दुकानें पूरी दुनिया में खुली हुई हैं। फिर भी वो आज भी वो शांति और
ईश्वर की खोज में भारत की तरफ रुख करते हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म पर हमला होगा, चाहे वो कांग्रेस करे या कोई और करे या भारतीय जनता पार्टी करे, ठीक है, तो किसी को भी नष्ट होने में अब मैं देर यहाँ नहीं पर लगेगी। एक सवाल आपसे थोड़ी इतिहास देर के गवाह है। लिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आप ये कह रहे हैं, आपके शब्दों को अगर मैं रिपीट करूं, कि कर्नाटक में मंत्री जी परमेश्वर जो है इस तरह की बातें करके बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो रुख बिल्कुल अलग है जो केसी वेणुगोपाल ने रुख लिया उससे। तो कैसे कांग्रेस के स्टैंड को हम समझें विजय जी? सवाल ये है कि देखिए, ये जो धार्मिक बातों की जानकारी है, जरूरी नहीं है कि केसी वेणुगोपाल हो। हाँ। तो वो कोई धर्मगुरु तो है नहीं, न किसी और कांग्रेसी नेता की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो कोई धर्मगुरु है और उन्हें धर्म की जानकारी है। लेकिन इस बात की जिम्मेवारी देश की सरकार के ऊपर है, देश की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हेट स्पीच मानते हुए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ में कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दे। देखिए, ये बयान तो स्वागत योग्य है। ये बयान मैंने कहा था कि विजय जी जो हैं वो बढ़िया स्टैंड लेते हैं। हाँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू से देश का मूल नागरिक है। लाल जी, हमारे धर्म पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है विजय जी। मैं एक चीज मैं आप विजय जी इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, एक चीज से पूछ लिए कि तब फिर राहुल गांधी से क्यों नहीं ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी को इस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए और उनके गृह मंत्री ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत की दुकान तो वही चला रहे हैं, तो इस पे विजय कौशिक जी को बोलना चाहिए। यही मैंने कहा था कि कुछ लोग चुप रह करके परोक्ष समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी को मुंह खोलना चाहिए और बोलना चाहिए वही बात जो विजय जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से आज सीधी बातें आपसे कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि हम राहुल गांधी जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं करते या नहीं पहुंचाते। लेकिन सवाल ये होता है कि कई बार एक सलाहकारों का जो जाल है वो सही बात राहुल जी तक नहीं पहुंचना देना चाहता। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इसी तरह उनके हाथों में खेलते रहे, संकट यहाँ की पर दुकान चलती रहे, चाहे कांग्रेस का बंटाधार हो जाए। ठीक है, सवाल ये है अच्छा, मैं एक बात और कह दूं, होते हैं भाजपा में विजयचंद है, कांग्रेस में विजयचंद है, लौटता हूं आपके पास। अपने ही धर्म का अपमान करेंगे जिसके ऊपर पार्टी खड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर पार्टी खत्म हो जाएगी। आपका रुख बिल्कुल स्वागत योग्य है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ देता हूँ कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में है, उन्होंने कहा था कि ये मैकाले की कुछ औलादें हैं जो सनातन को खत्म करना चाहती हैं। तो लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता जरूर इस तरह का रुख रखते हैं। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन आ गया। देखिए सिद्धार्थ जी, कांग्रेस को आप देखिए हमला कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं इसको लेकर कंफ्यूजन है? जो बात विजय जी कह रहे हैं, जो बात प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, वो अलग है केसी वेणुगोपाल से, कार्ति चिदम्बरम से, प्रियांक खरगे से और जी परमेश्वर से। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा देखिए अनम्यूट करना होगा क्या? जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई, बोलिए, अब बोलिए। जी जी, लालचंद जी नमस्कार। और विजय जी ने जो बात कही वो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इसलिए विजय जी को बहुत बहुत साधुवाद। पर समस्या थोड़ी सी ये है कि विजय जी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में बहुत कम है। अमूमन लोग जो हैं उनमें तो होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा आए और उन्हें उदयनिधि स्टालिन का समर्थन करे, ऐसे बयानों का समर्थन करे। तभी तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, सब लोगों ने कतार में खड़े हो गए कि हाँ, हम सनातन को खत्म करने वाले बयान का समर्थन करें, इसको बीमारी बताएं और इसको कहें कि हम भी कहते हैं। और ये मात्र इतना नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, उन्होंने औपचारिक अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमारे और डीएमके के अलायंस का एजेंडा है कि हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। तो ये तो पार्टी का एजेंडा है। इसमें अब विजय जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर अब उनकी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, वो एक दुर्भाग्य है। वो उन्होंने आज सोचने का आज सोचने का विषय ये भी है लालचंद जी कि जो संविधान को बचाने वाले लोग थे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने वाले लोग थे, जो हेट स्पीच के खिलाफ खड़े होने वाले लोग थे, आज वो सब कहां चले गए? जब ये बात हिंदू पर कही गई, सनातन पर कही गई, तो सब लोगों के मुंह पर ताले लगे हैं और कांग्रेस पार्टी जैसे ऐसे घटक दल, ऐसे अलायंस, वो उनके समर्थन में भी उतर गए। ये बात किसी और के लिए होती है तो ऐसा नहीं होता। और ये दौर में आज कंपैरिजन भी देखने की जरूरत है। एक दौर हम देख रहे हैं, एक जगह पर ऋषि सुनक जैसे एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं,
जो हाथ में कलावा पहनते हैं, कहते हैं मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ और मेरी हिंदू आइडेंटिटी मेरे को अपने देश के लिए और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती है। और एक हमारा देश जहाँ पे एक अलायंस, एक विपक्षी दल, एक ऐसे नेता जो वहां के लोगों की, मतलब जो उनके वेस्ट का जो विचार है वो उनके मन में इतना भर गया कि वेस्ट तो बदल गया, वहां के नेता तो बदल गए, पर आज भी वो मैकॉले का मार्क्सिस्ट जो दिमाग है वो यहाँ के नेताओं में है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हिंदू आइडेंटिटी या सनातन आइडेंटिटी उनको देश के लिए और काम करने के लिए। और इसीलिए लालचंद जी, एक प्रश्न जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इस गठबंधन की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने बयानों के बाद भी, इतने तुष्टीकरण के बाद भी, सनातन को इतने गाली देने के बाद भी ये सब एक साथ हैं। क्या यही तो नहीं कि ये इनका हिडन एजेंडा था? ठीक, कांग्रेस समेत कई पार्टियों पे, कई नेताओं पर यह सवाल जरूर उठ रहा है। विनोद जी, ये क्या जिसे कहते हैं, मतलब अगर इसे जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं या जो कई जगह पर चर्चा है, इसमें कोई एजेंडा है या फिर हम इसे ऐसे समझें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, 7 समंदर पार में सनातन धर्म सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पर सनातन उन्मूलन सम्मेलन होता है जिसमें ये बयान आता है कि सनातन को नष्ट करना है, उसके बाद उसका समर्थन भी होता है। लाल जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि देखिए इस दौर में कि जब ये दौर है, जब आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दौर है, पिछले खास करके 9 साल में अगर मोदी सरकार के इस रूप में देखें तो ये सांस्कृतिक वैभव जो भारत का जगह है और दुनिया में किस तरह से बढ़ा है, ये भी एक इन लोगों के लिए सबसे ईर्ष्या का कारण बना है। आज अगर आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर सनातन धर्म दिवस मनाया जाता है और यहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो यहाँ धार्मिक नेता हैं, वहाँ वो पहुँचते हैं उस दिवस को मनाने के लिए, तो ये इस देश को देखना और समझने की ज़रूरत है कि दुनिया ने किस तरह से और कितनी गंभीरता से भारत की इस ज्ञान परंपरा को अपनाया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विजय जी कह रहे थे, सिद्धार्थ जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे विजय जी का, तो मुझे भी लगा कि उनकी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहिए कि ये देखिए, गांधी का टाइटल लेने से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी के लीगेसी को अगर समझे बगैर अगर उन्होंने सिर्फ टाइटल ले लिया तो गांधी सनातन पे अपना क्या विचार रखते थे वो बात एक बार परमेश्वर को भी पढ़ना चाहिए और एक बात इनके गांधी के जो नेता हैं सो कॉल्ड गांधी नाम से, तो उनको भी देखना चाहिए। गांधी जी जब खुद कहते थे कि वो कट्टर सनातनी हिंदू हैं, उनके पीछे वो तर्क होता था कि इस देश के हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा, इस देश के हजारों साल के पुराने जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों का संग्रह है, हमने उसको करीब से जाना है, समझा है, परखा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सनातनी हैं और सनातनी हिंदू होने पे मुझे फक्र है। ये गांधी जी ने आर्टिकल भी लिखा था। विजय जी शायद अपने नेता को भेज सकते हैं उस आर्टिकल को भी। नहीं, ये कोशिश जो तो आज बहुत कुछ भेजने की पहुंच नहीं पाता वहाँ। आज अगर ये डॉट है, या तो आप गांधी से अपने को अलग कीजिए, आप अगर स्टालिन के साथ में जाना चाहते हैं या उनके इस चीज को बताना चाहते हैं जो आपके वामपंथी इतिहासकारों ने आर्य और द्रविड़ का एक इतना बड़ा खाई पाटा बनाया कि वहाँ अभी भी लोग इसी बहस में उलझे हैं, वो सबको विदेशी ही मानते हैं। तो इस तर्क में अगर विजय जी की पार्टी को कांग्रेस में त्रासदी क्या है कि आप, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि राजीव गांधी की हत्या के जो इस मुकदमा में कमीशन बना था, आपको याद होगा, जैन कमीशन की रिपोर्ट में सीधे सीधे करुणानिधि पर ब्लेम किया गया था कि करुणानिधि का इसमें हाथ है। बिल्कुल, डीएमके पर बड़ा आरोप। उस करुणानिधि के साथ में जब आपको पॉलिटिकल अलायंस करना पड़ा तो आपने करुणानिधि को कैसे क्लीन चिट दिया, आप कमीशन के उस सारी रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और आज तो जब एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोपी लोगों को भी आप इस तरह से उनका समर्थन करते हुए आए, तो ये सनातन धर्म पे गाली देने से, उदयनिधि के, स्टालिन के गाली देने पर आप तो जरूर चुप्पी साध देंगे, क्योंकि आपका राजनीतिक हद जो है वो तमिलनाडु में दिख रहा है कि इसमें उनको फायदा दिख रहा है। तो ये राजनीतिक फायदे और नुकसान पे जो कांग्रेस पार्टी अभी बटी हुई है, इसलिए विजय जी जैसे लोग मुखर होकर बोलते हैं और जो एजेंडा वाले लोग हैं वो इस बात को लेके इसमें वेट एंड वॉच के पॉलिसी में रहते हैं कि पॉलिसी में उसको देखना होता है कि इसका रिएक्शन किस तरह के हो रहा है। लालचंद जी, लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे डिस्कशन में विजय जी साथ हैं और विजय जी ने जो बातें कही हैं, विजय जी मैं बिल्कुल, आप अपनी बात भी रखिएगा, साथ में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। विजय जी, हम देखते हैं कि किस तरह से सनातन जो है, आपने खुद जिक्र किया कि दुनिया भर के लोग, अलग अलग मान्यताओं वाले लोग आध्यात्मिक शांति के लिए हमारे देश में आते हैं, सनातन की शरण में आते हैं
यहां पर शांति पाते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं, इनको कहां से बुद्धि आती है? जो इकोसिस्टम की बात आती है, ये कौन सा इकोसिस्टम है, कहां से बुद्धि आती है इस तरह की कि सनातन को नष्ट करना है? विजय जी, देखिए, पहली बात तो मैंने ये स्पष्ट कहा है, जो सनातन को नष्ट करने की बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं, वो खुद कीड़े मकोड़ों की तरह नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि धर्म सृष्टि में पहले से मौजूद था, उसको एक टच तक नहीं कर सकते जी। ये जहां तक दूसरे पंथों की बात है, वो सब मैंने बताया कि किस तरह से इस्लाम की भी अगर हम बात करें तो मक्का मदीना में पहले मूर्तियों की ही पूजा होती थी जी। और इस्लाम कब से बना है, ये बहस की चीज नहीं है हमारे इस टॉपिक में विजय जी। ठीक है, मतलब नहीं, विजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे जो पुराना धर्म है, हमारे मौलिक धर्म जो है वो सनातन धर्म है। पूछ रहे हैं, एक तरह से परमेश्वर जी के सवालों का जवाब दे रहे हैं विजय जी। हाँ, सभी धर्मों का मूल अगर कोई है तो वो वैदिक धर्म है, और उस बात को उनके धर्म गुरु भी मानते हैं। हर धर्म की किताब में लिखा हुआ दूसरे के धर्म का आदर करूं। अब इस पर आइए कि यानी कि वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, जीवन शैली है। क्यों है? अब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी सीधी कि देखिए, जब तक हम अपनी भारतीय परंपराओं से जुड़े रहेंगे, भारतीयता से जुड़े रहेंगे, हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे, क्योंकि देश और धर्म को छोड़कर जी हम इस देश का ना तो कुछ उत्थान कर सकते, ना हम अपनी पार्टी का उत्थान कर सकते। देश है तो हम हैं, इसी थ्योरी पर चलते हुए धर्म है तो हम हैं। हाँ। अगर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पर काम करेगी तो निश्चित तौर पर हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये भाजपा को भी चैलेंज कर रहा हूँ, जब तक वो इन चीजों पर चलेगी तब तक ही वो देश को विश्व गुरु बनाने की कल्पना कर सकती है। विजय जी से अगर लाल जी इजाजत है तो मैं एक सवाल पूछ लूं। पूछ लीजिए विजय जी। आप ये देखिए, आपके बहुत पुराने नेता हैं कमलनाथ जी। हाँ। अभी एमपी में आप देखिए वो किस तरह से एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके एमपी में जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, कहीं बजरंगबली के मंदिर बना रहे हैं, कहीं शिवालय बना रहे हैं, और हर जगह जो है वो सिर्फ साधु संतों से मिलके और एक जन समर्थन अपना जुटा रहे हैं और हिंदू जयकार करे हुए हैं। तो क्या आप मध्य प्रदेश में हिंदू बन जाएंगे और तमिलनाडु में जाते ही आप एक दूसरी तरफ मजहब के रूप में अपने दिखेंगे, और केरल में जाते ही आप कुछ और दिखे लगेंगे? वहाँ आपको वहाँ पे सबसे फायदा मुस्लिम लीग की पार्टी से मिलती है तो उसको सेकुलर बताएंगे। तो ये जो आप एक तरह से डोज दे रहे हैं लोगों को, यहाँ के वोटर को, तो ये धर्म को आप बेच रहे हैं या धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं या दूसरी पार्टी कर रही है? ये बात आपको बताना होगा। ये जवाब जरूर दीजिएगा कि कर्नाटक में अलग रुख, मध्य प्रदेश में अलग रुख। यही स्थिति भाजपा की भी है लालचंद जी, कोई कांग्रेस इससे अछूती नहीं है। भाजपा भी इसी का एक पार्ट है। आप ये स्वीकार करते हैं कि कहीं पर गौ-मांस खाने की बात करते हैं, सुनिए ना, भाजपा के कई नेता गौ-मांस खाने की वकालत करते हैं, कई नेता कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में इनकी भी यही स्थिति है, अलग अलग इनकी भी यही स्थिति है। इनके राज में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, जबकि ये इसके खिलाफ थे। चलिए, आज वो काम हो रहा है। बहस का विषय सनातन चर्चा है। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम अपनी पार्टी के नेताओं को समय समय पर कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को या हमारे वैदिक धर्म के ऊपर अगर कोई लांछन लगाएगा और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को जवाब नहीं देगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट। आप बिल्कुल बड़ी ईमानदार बात की है, बहुत ईमानदार बात की आपने। उसका जवाब देने के लिए हमें अपने सिद्धांत स्पष्ट करने होंगे कि हमारी नीति क्या है धर्म के ऊपर, यही होना चाहिए, क्या है, यही ईमानदार सोच होनी चाहिए। ठीक, मैं सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए और साथ में ये भी कहिए कि अगर विजय जी जैसे लोग और प्रमोद कृष्णम जैसे लोग कांग्रेस में मौजूद हैं तो उम्मीद की किरण मौजूद है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। देखिए लालचंद जी, मैं इसको थोड़े से अलग ढंग से देखता हूँ। मेरा देखने का ढंग ये है कि कांग्रेस पार्टी आज भी ऐसे अलायंस में है जहाँ के अलायंस पार्टनर ऐसी बात कहते हैं तो उनकी क्या मजबूरी है, और विजय जी, प्रमोद कृष्णन जी जैसे लोग कांग्रेस पार्टी के ऐसे करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं तो उनकी क्या राजनीतिक मजबूरी है? विजय जी बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं पर ये दोहरा व्यवहार नहीं हो सकता। एक तरफ केसी वेणुगोपाल कुछ बोले, प्रियांक खड़गे कुछ बोले और टीवी पर आकर विजय जी कुछ और बोले, तो वो कांग्रेस पार्टी का विचार है ही नहीं, तो फिर आप उनकी प्रवक्ता ही कैसे कर सकते हैं? आज G20 हो रहा है, भाजपा के तमाम नेता बयानबाजी करते हैं। विजय जी उनकी बात सुन लीजिए। मैं आपके बीच बोलिए सिद्धार्थ। बोलता भी आज लालचंद जी G20 हो रहा है,
चारों ओर दिल्ली में बोर्ड लगे हुए हैं, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सनातन है, ये वसुदेव कुटुंबकम का थॉट है, जिस पर आज पूरा विश्व हमारी दस्तक पर खड़ा है और वो भारत के विचार को जान रहा है, समझ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी सोचे, और इतने वर्षों से भी उनका प्रयास रहा कि सनातन के विचार को वो दबा के रखें, कुचल के रखें, और उसके बाद भी वो सोचें कि वो सत्ता में भी आ जाए और अपने तुष्टीकरण के लिए कहीं कुछ बोलें, कहीं कुछ बोलें, और मात्र राजनीति के लिए देश को बांटते रहे। तो देश अब उनकी स्ट्रेटेजी को समझ चुका है। इस स्ट्रेटेजी को देश अब नहीं मानेगा। कहने को आप करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा में आप जाते हैं और कहते हैं कि ये हिंदू कट्टरवाद है, एक्सट्रीमिज्म इस देश में बढ़ चुका है। आपके गृह मंत्री कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला अधिकार देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का है। ये देश नहीं है, भूलेगा नहीं। आपने नाम भले ही बदल लिया हो, और आपका वो नाम भी, जो ये आपका इंडी अलायंस या जो घमंडिया है, जो भी आप कहें, ये नाम बदल के आपका प्रोडक्ट नहीं बदला। देश आपके प्रोडक्ट को जानता है, और वो सनातन विरोधी, देश विरोधी, देश की प्रतिष्ठा का विरोधी है, और इसीलिए आपको इस बार भी देश की जनता बहुत अच्छा जवाब देगी। ठीक, चलिए यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, सिद्धार्थ जी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल चर्चा से जो समझ में आती है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कुछ नेता मंत्री समर्थन कर देते हैं उदयनिधि स्टालिन के बयानों का, और विजय जी जो अभी जुड़े थे, इनके जैसे नेता समर्थन नहीं करते और एक ईमानदार बात करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ऐसे मुद्दों पर अपना स्टैंड लिया नहीं है, या कंफ्यूजन वो जारी रखना चाहती है, जिसका वो फायदा उठाना चाहती है दोनों तरफ से। ये भी हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे दो और राज्यों से दो बड़ी खबरों की बात। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम आपको कर्नाटक से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आश्चर्य में आपको डाल देगी। ये खबर वहां के मंत्री का एक बयान है, और बहुत ही शर्मनाक बयान है। दरअसल 5 गारंटी को देश भर में मॉडल बनाने वाले राहुल गांधी को कर्नाटक सरकार के कृषि मंत्री शिवानंद पाटिल के शर्मनाक बयान ने उनके फ्रीबी एजेंडे पर दाग लगा दिया है। क्या बयान दिया है शिवानंद पाटिल ने? कृषि मंत्री का दावा है कि कर्नाटक सरकार ने जब से मृतक आश्रितों की मुआवजा राशि बढ़ाई, तब से राज्य में किसानों की आत्महत्या की घटना बढ़ी। मंत्री के बयान पर किसान संगठनों ने आपत्ति जताई है। देश में किसानों की खुदकुशी एक गंभीर समस्या है। केंद्र सरकार ने इस समस्या पर गंभीरता दिखाते हुए कई योजनाएं शुरू की। इसी के तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि दी जाती है। लेकिन कर्नाटक में सूखे से तबाह हुए किसानों के बीच कुछ समाधान ढूंढने के बजाय राज्य सरकार शर्मनाक टिप्पणी दे रही है। कृषि मंत्री का वो बयान देखिए। कृषि मंत्री का मीडिया पर भी आरोप है कि बिना क्रॉस चेक किए मीडिया खुदकुशी की खबर छापता है। आत्महत्या की रिपोर्टिंग से लोगों में दहशत पैदा होती है। यानी सवाल मीडिया पर भी उठा रहे हैं। कर्नाटक किसान संगठनों ने मंत्री के विरोध में प्रदर्शन करने का दावा किया, लेकिन अन्नदाता के नाम पर सियासत करने वाले देश भर के एजेंडाधारी किसान नेता कहां हैं? क्यों खामोश हैं? यह सवाल तो बनता ही है। तो ये जो संगठन, किसान संगठन है, आपने देखा इन्होंने दिल्ली को किस तरह से घेर रखा था। अलग अलग राज्यों में इनकी राजनीति, इनकी दुकान चलती रहती है किसानों के नाम पर। लेकिन जब वास्तविक और असली मुद्दे होते हैं तब ये कहां छुप जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। किसान संगठनों के वो स्वयंभू नेता कहां पर हैं, ये बड़ा सवाल इनके ऊपर उठता है। और खासतौर पर तब जब कर्नाटक सरकार के कृषि मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, शर्मनाक बयान। और वो बयान क्या है कि हमने मुआवजा की राशि बढ़ाई, तो वो लेने के लिए किसानों के अंदर आत्महत्या बढ़ गई। ये वास्तव में इस बयान पर जितना भी सवाल किया जाए कम है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमसे जुड़ चुके हैं इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। विनोद जी, कैसे इस बयान को समझें? क्या ये किसी राज्य सरकार के मंत्री, और उसमें भी कृषि मंत्री का यह बयान हो सकता है कि हमने मुआवजा की राशि बढ़ा दी, इसलिए किसान ज्यादा आत्महत्या करने लगे?
लाल जी, उसी किसान संगठन जो कर्नाटक के हैं, उन्होंने मंत्री को जवाब देते हुए कहा है कि हम 50 लाख आपको मुआवजा में दे रहे हैं आपके परिवार को, आप जरा एक बार सुसाइड करके दिखाइए। सही जवाब। तो ये किसान संगठन का जवाब है कि आप अगर कह रहे हैं कि कर्नाटक के किसान में जो आत्महत्या की जो वहाँ पे लगातार घटनाएं बढ़ी है, तो इसका मतलब सीधी है कि आप जब किसान पे इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मुआवजा जब से इस सरकार ने, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा बढ़ा दिया है, तब से ये घटनाएं ज़्यादा हुई है खुदकुशी की जी। तो किसान संगठन बता रहे हैं कि आप आपके परिवार को हम 50 लाख देने के लिए तैयार हैं, आप एक बार खुदकुशी करके देखिए। ठीक। तो ये इतनी सस्ती राजनीति का ये है कि अब आप इसको देखिए कि उसका सपोर्ट, अभी अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया है कि खुद जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो इस बात का समर्थन करते हुए अपने मंत्री को आगे आते हैं। वो बता रहे हैं डीके शिव कुमार की कई ऐसे जो केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं वो फेक रजिस्टर्ड केसेज हैं। अच्छा। तो अब ये बताइए कि अब सुसाइड करने का, किसान ने सुसाइड किया, उसको कौन ये बताएगा कि इसका रीजन जो क्या है, वो तो कर्नाटक पुलिस तय करेगी। और आप बता के लिस्ट लेके आते हैं कि इतने सारे जो फेक हैं जिसको किसान की आत्महत्या बताई गई थी जी। ये सब आखिर कर्नाटक में हो क्यों रहा है? ये सब जितने भी चीजें आप कियोस देख रहे हैं उसके पीछे की सियासत, ये राजनीतिक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि कर्नाटक में पिछले दिनों से जो हाइप दिया गया था 5 गारंटी को लेके, और उसमें कहा गया था कि कर्नाटक जो है पूरे देश का एक मॉडल बनेगा। अभी आप देखिए कि गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है पिछले हफ्ते में, राहुल गांधी के करकमलों से उसकी शुरुआत हुई है, उस दिन उसका उद्घाटन किया है। और ये राहुल गांधी के तरफ से ये कहा गया था कि ये जो 5 गारंटी कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक सक्सेस करके दिखाया, ये मॉडल है गवर्नेंस का और हम इसी को लेके पूरे देश में जाएंगे। तो क्या ये मॉडल यही है कि आज सूखाग्रस्त इलाके में किसान के जो फसल बर्बाद हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है और सरकार कहती है कि हमने अधिक मुआवजे का ऐलान किया है मरने वाले परिवार पे, तो इसलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो तर्क और इस तरह की जो चीज़ें हो रही है वो हताशा में इसलिए है कि वहाँ चीज़ें व्यवस्थित नहीं है। वहाँ जो है कि आप ये देखिए कि जिस तरह से आपने सारे डिपार्टमेंट का, सारे बजट का फंड को लेके आपने सीधे डाल दिया है कि हमको पहले 5 गारंटी का इसमें एजेंडा पूरा करना है, क्योंकि ये राहुल गांधी का एजेंडा है और ये चूंकि ये देश में इलेक्शन का एजेंडा बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें होगी जो अभी सामने में दिखने लगी है। हाँ जी जी। साथ ही ये सवाल ये है कि आपने कहा कि कर्नाटक में इन दिनों बड़ी विचित्र चीजें हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि विधायकों को फंड नहीं देंगे क्योंकि पैसा नहीं है, 5 गारंटी पूरी करनी है। दूसरी तरफ हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ी है, एयरलाइन लाने की बात हो रही है, लेकिन जब किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो किसानों पर भी सवाल है कि आप मुआवजा राशि देख करके आत्महत्या कर रहे हैं। फिर मीडिया पर भी सवाल है कि आप ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिर आपने जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फर्जी भी लोग जो है वो आत्महत्या वाले दावे कर देते हैं। आखिर कर्नाटक सरकार की दशा दिशा ऐसा लगता है कि पटरी पर से हिल गई है जब से सत्ता संभाली है। कैसे चलाना है राज्य को, कैसे चलाना है अर्थव्यवस्था को, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सिद्धारमैया को अपने इस कार्यकाल में। लाल जी, जब आप इतने सवाल पूछ रहे हैं तो एक सवाल तो उनसे भी बनता है जो एजेंडाधारी किसान नेता है जी, जो देश में घूम के ये बताते हैं कि किसान नेता है, भारत में किसान के हर चिंता को अपनी चिंता बता के वो रात दिन परेशान होने की बात कहते हैं। ऐसे नेता हैं कहाँ? ये सारे किसान संगठन के लोग जो यहाँ दिल्ली में पिछले 1 साल तक इस तरह की सियासत कर रहे थे और ये अन्नदाता की दुहाई की बात कर रहे, तो यहाँ अन्नदाता की इस तरह से बेइज्जती हो रही है कर्नाटक में, तो ऐसे एजेंडाधारी किसान नेता का आज का कहीं कोई बयान नहीं है, कहीं नहीं। आज वो किसान नेता कहीं आपको दिख नहीं रहे मीडिया में रिएक्शन देते हुए कि कर्नाटक के कृषि मंत्री के इस तरह के शर्मनाक बयान की निंदा होनी चाहिए जी। जो किसान को आप मुआवजा देने के बाद बदले में ये बता रहे हैं कि सरकार ने मुआवजा को राशि बढ़ा दी है इसलिए वो हत्या कर रहे हैं, किसान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब ये सवाल जो है वो सवाल को गंभीरता से लेनी चाहिए। इसके सवाल के साथ में अगर पूछा जा रहा है तो आप मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि मीडिया ने रिपोर्टिंग सही से नहीं की है, आप अखबार में इस खबर छपती है तो लोग और परेशान होते हैं, लोगों में एक डर का माहौल बनता है। अब क्या क्या बयान आप दे रहे हैं अपने अपने तर्क में, जबकि सीधे प्रॉब्लम ये है लाल जी कि कर्नाटक के कई इलाके में ड्राउट जैसी सिचुएशन है, सूखाग्रस्त इलाकों में, और जो वहाँ पे आप देखिए कि कई बड़े इलाके हैं आज भी कर्नाटक में जहाँ एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स है,
और उनकी सारी फसलें बर्बाद हो रही है, लाखों रुपए वो खर्च मैं अभी करते हैं। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह बात मानी जाने लगी है विदेशी विश्वविद्यालयों में भी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत पहले आर्यभट्ट और हमारे भास्कराचार्य ने दिया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान की सफलता पर क्या बोला? सूर्य सिद्धांत का वह श्लोक कोट किया जिसमें उन्होंने कहा कि धरती पर बैठकर कोई अपने को ऊंचा समझता है, कोई अपने को नीचा समझता है, पर संपूर्ण आकाश में यह गोल पृथ्वी की यदि स्थिति देखें तो वहां न कोई ऊपर है न नीचे है। इतना स्पष्ट बताया गया। अब यह शक्ति उभर के नहीं सामने आने पाए तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये जानते क्यों है? जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगने लगा था कि यदि इनको शक्ति याद आ गई फिर तो आसुरी शक्तियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने आने लगी है तो लोगों को लगने लगा है कि पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो बुद्धि विवेक विज्ञान सब कुछ दिखने लगा है। तो बहुत से, मैं किसी को शब्दशः न लिया जाए, बहुत से मारीच हैं, सुबाहु हैं, कालनेमी हैं जो रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। इसलिए जो आपने प्रश्न किया वो बहुत युक्ति संगत है कि लगातार इस पर आक्रमण क्यों हो रहा है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, कि आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। मीडिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे थे और खास तौर पर जो उन्होंने बात की, जो सनातन को लेकर इन दिनों चर्चा गर्म है, जो बयान दिया है डीएम के नेता, वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने, उसी को लेकर चर्चा गर्म है। तो उसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया सुधांशु त्रिवेदी जी से, तो उन्होंने जवाब दिया कि किस तरह से सनातन ज्ञान का भंडार रहा है और सनातन के ज्ञान के भंडार का इस्तेमाल विज्ञान के लिए भी हुआ है। सनातन धर्म के मूल में, सनातन धर्म के ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र है जिसको लेकर विज्ञान आगे बढ़ा है। और ऐसे सनातन धर्म को जो भी खत्म करने की बात करते हैं, सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को, वो अज्ञानी नहीं तो और क्या है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब हम रुख करते हैं पंजाब से एक बड़ी खबर का। पंजाब से बड़ी खबर यह है कि वहां पर गठबंधन को लेकर हां ना चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बरकरार है। कभी हां कभी ना, किसी की तरफ से हां, किसी की तरफ से ना। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कुछ ही दिन पहले गठबंधन होने की घोषणा कर दी थी। चीमा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में राज्य में आगामी संसदीय चुनाव लड़ेगी, यानी ऐलान कर दिया था कि गठबंधन हो गया। लेकिन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने ऐसे किसी भी गठबंधन का खुलकर विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि ना, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं। पंजाब कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक बैठक के दौरान
आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का खुलकर विरोध किया गया। कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्रियों सहित कई उपस्थित लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध करने के लिए अपने हाथ उठाए कि नहीं करना है गठबंधन। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू, उनका कहना है कि पंजाब कांग्रेस गठबंधन को लेकर अपने दिल्ली आला कमान का निर्देश मानेगी, जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा उसको लेकर। हमारे साथ आकांक्षा सक्सेना, हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, क्या कंफ्यूजन है जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वित्त मंत्री ऐलान कर देते हैं कि हां गठबंधन हो गया, लेकिन जब कांग्रेस की बैठक होती है तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, गठबंधन नहीं करना है, हमें इस गठबंधन में नहीं रहना। तो आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? गठबंधन की तरफ बात बन रही है या फिर गठबंधन की तरफ नहीं उम्मीद लग रही है कि नहीं, दोनों पार्टियां गठबंधन में नहीं आएंगी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये गठबंधन और इंडिया का गठन होना और ये आम आदमी पार्टी पंजाब और कांग्रेस पंजाब के लिए एक बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज के जो अधिकारी, जो लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इसका विरोध करते आ रहे हैं। कभी तो लगता है कि कोई गठबंधन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, पर जहां तक आज की बात करें तो आज पंजाब के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनमोल सिद्धू, उन्होंने भी इस बात को मना किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज संबोधित कर रही थी, उसमें उनके साथ सवाल किया गया कि क्या आम आदमी पार्टी 13 लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी, तो उन्होंने कतई मना कर दिया है। उन्होंने साफ अक्षरों में बोला कि आम आदमी पार्टी का पूरा भरोसा भगवंत मान पर है और भगवंत मान की सरकार जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी 13 लोकसभा सीटों पर, और गठबंधन का कोई भी कुछ भी गठबंधन जैसा जो है वो नहीं होने वाला है। वहीं राजा वड़िंग जो हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं पंजाब के, उन्होंने भी आज एक लोग बातचीत करते हुए जर्नलिस्ट के साथ ये बात कही है कि 13 लोकसभा सीटों पर हमें लड़ने के लिए आला कमान ने कहा है। उन्होंने कहा कि आला कमान कांग्रेस ने हमें ये हिदायत दी है कि आप तैयारी रखिए कि आपने 13 लोकसभा सीटों पर अपने आप इलेक्शन लड़ना है। तो ये गठबंधन किस तरीके का गठबंधन है? कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने, आपने बताया कि उन्होंने पहले इस बात को कह दिया था कि गठबंधन होगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के ऊपर भी अनबन रही है। जो सूत्रों से पता चल रहा है कि वो चाहते हैं कि वो कुछ सीटों पे लड़े और कांग्रेस चाहती है कि वो कुछ सीटों पे लड़े, पर उसके लिए जो एक कंसेंसस है वो नहीं आ पा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो अभी गठबंधन को दोनों ही दरनिकार कर रहे हैं, पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट की बात करें आज, तो उन्होंने आज ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आला कमान कहेगी हमें उसको मानना पड़ेगा और हमारा जो मोटिव है वो हमें एक साथ रह के ही मिलेगा। पर ये भी देखने में आया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है इस वक्त बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। हाँ, कांग्रेस लीडर हैं वो पंजाब से, पर अगर देखा जाए कि मीटिंग हुई है जिस तरीके से, और अभी आगे और मीटिंग होगी कांग्रेस में, उसमें भी बहुत कुछ साफ होएगा। उन्होंने कांग्रेस के जो आला पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात रखी जाएगी। उन्होंने अलग अलग पॉलिटिशियंस ने अपने व्यू पॉइंट रखे हैं इस गठबंधन को लेकर, उन व्यू पॉइंट्स को वो अपने आला कमान को देंगे। और कहीं ना कहीं देखने में तो अभी तो ऐसा लगता है कि गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है, और आगे आने वाले समय में अगर ये गठबंधन हो जाता है तो ये बहुत दिलचस्प होगा कि ये किस तरीके का गठबंधन होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो रीजनल लेवल के ऊपर कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। दिलचस्प तो एक बात और है आकांक्षा, विधानसभा में जब बैठक हुई थी तो अकाली दल ने कहा कि ये तो सत्ताधारी दल हो गए कांग्रेस वाले, तो अब ये विपक्ष में क्यों बैठे हैं, इनके सत्ता वाले के साथ बैठने की व्यवस्था कीजिए। और पंजाब की हालत का आप जिक्र कर रही थी, राजनीतिक हालत, वास्तव में वहां बड़ा कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है या विपक्ष की पार्टी है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बात बार बार उठाई गई थी, और अगर देखा जाए तो इस गठबंधन से अगर ये फेल होता है तो अगर और राजनीतिक पार्टियां हैं तो श्रोमणी अकाली दल और भाजपा जो है
उनको बहुत फायदा होने वाला है अगर ये गठबंधन, जिस तरीके का ये गठबंधन होने वाला है, जो कि पहले ही गठबंधन होने से पहले ही एक कंसेंसस पे नहीं आ पा रहा है, एक मत नहीं हो पा रहा है किसी भी बात के ऊपर, तो आगे चल के जो इस गठबंधन का क्या हाल होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी भी इस तरीके से देखा जा रहा है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और जैसे श्रोमणी अकाली दल हो गई है, बीजेपी हो गई है, तो वो भी इस गठबंधन को अभी इस तरीके से देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है उसकी कांग्रेस अपनी जगह जो छोड़ना नहीं चाहती है। आम आदमी पार्टी को लगता है इलेक्शन जीतने के बाद कि वो भी एक स्ट्रांग होल्डिंग रखते हैं पंजाब में, तो एक कंसेंसस पे आना, एक मत होना, एक जो सीट शेयरिंग की बात है वहां तक आना, तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो कि अगर वो एक कंसेंसस पे आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। और तब तक की जो सिचुएशन है वो तो कंफ्यूजन ही है अभी इस वक्त तक। पर कहा जा रहा है कि अक्टूबर में 2024 के इलेक्शन के लिए अक्टूबर के बाद से कुछ और हलचल हो सकती है। पर अभी का अगर हम देखें तो अभी तो सभी लीडर्स जो हैं कांग्रेस के अलग से, आम आदमी पार्टी के अलग से, और टॉल लीडर्स अच्छे जिनका जो इवन मिनिस्टर्स हैं वो तक भी इस बात को मना कर रहे हैं। पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज का जो मुखिया हैं वो उनके डिसीजन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। बट रीजनल लेवल पर अगर हम देखें, पंजाब स्टेट को अगर हम देखें, तो दोनों ही पार्टीज जो हैं वो अभी अलग अलग चल रही हैं, एक रास्ते पे नहीं चल रही हैं। बिल्कुल। और ये समझा जा सकता है पंजाब कांग्रेस की स्थिति को कि जब पूर्व मंत्रियों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने जेल में डाल रखा है, कैसे कांग्रेस के राज्य कांग्रेस के नेता ये गठबंधन करेंगे और क्या कहेंगे पंजाब की जनता के सामने जाकर। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से पंजाब में ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पता नहीं ये उहापोह के बादल पंजाब में कब तक छटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जुड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर हम हाजिर होंगे इस वक्त लेकर, लेकिन इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।